सरकार ने अपनी तरफ से एक समाधान निकालने की कोशिश की और जो मुश्किल था, जो सवाल था कि अंग्रेजी की बहुतायत हो रही है, अंग्रेजियत बढ़ रही है और इसलिए अंग्रेजी के नंबर को मेरिट में जोड़ा ही ना जाए, उसको रिकॉर्ड में ना माना जाए तो शायद इसका समाधान निकल जाए। लेकिन न छात्र संतुष्ट हैं और न ही विपक्ष संतुष्ट है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, जहाँ तक विपक्ष की संतुष्टि का सवाल है, विपक्ष ने तो इस टॉक्सिन को बोया है, तो मुझे लगता है आज वो अगर संतुष्ट नहीं है तो वो प्रॉब्लम उनकी है। मगर जहाँ तक छात्रों का विषय है, हमें सिंपैथी भी है और बाय एंड लार्ज एक बैलेंसिंग एक्ट के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया है कि जो लार्जर सेक्शन है उसको संतुष्ट किया जाए। 2011 में मुझे माफ कीजिएगा संबित, आपको मैं रोक रही हूँ। आपने कहा इस बीज को विपक्ष ने बोया है, जरा इसको विस्तार से बताइए कि कैसे क्या हुआ है। नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, हर कोई जानता है सीसेट का जो मसला है 2011 में आया और मुझे आश्चर्य है कि वीरप्पा मोइली जो इसके सदस्य भी थे कमेटी के, वो आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथी जो हैं वो पार्लियामेंट में बहुत कुछ कह रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर के सामने भी सीसेट के इस विषय को रखा गया तो प्राइम मिनिस्टर भी इससे कन्विंस थे 2011 से। लेकिन देश को पता है कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो सरकार के निर्देशों पर नहीं चलती है। नहीं, आप देखिए, सरकार के निर्देशों पे नहीं चलती है तो ये हमारे पे भी लागू होता है ना। आप सिलेक्टिवली कहेंगे कि 2014 से पहले यूपीएससी ऑटोनोमस थी और सरकार की बातें उस पे नहीं चलती है, और अब 2014 में इन 2 महीनों में कहेंगी कि सरकार जो निर्णय ले रही है वही यूपीएससी पे लगेगा, तो मैं इसे सिलेक्टिविटी कहूंगा। खैर, आपने मुझसे इतिहास मांगा था तो मैं स्पष्ट में ये कह दूं कि 2011 से लेकर अब तक जो सरकार थी वो इस पर मौन व्रत धारण किए हुई थी। उसके पश्चात जब उन्हें लगा कि एक कमेटी बैठाना चाहिए, एक कमेटी, अरविंद वर्मा कमेटी भी उन्होंने बैठाई और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बैठी थी। लेकिन इस बात को आप क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं कि दीनानाथ बत्रा जी ने इस मामले में हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की थी और तब ये जाकर बड़ा मुद्दा बन गया था। तो स्वाभाविक और दीनानाथ बत्रा जी का संबंध किससे है? नहीं, बात को आप क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, छुपाने वाली बात क्या है? दीनानाथ बत्रा क्यों? मैं तो कहता हूं अगर हमारे पार्टी से भी कोई पीआईएल डाले तो इसमें बुराई क्या है? ये एक स्वतंत्र देश है, कोई भी पीआईएल डाल सकता है और विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप फिर ये कैसे कह रहे हैं कि इसका बीज यूपीए ने बोया था? तो बीज किसने, पीआईएल हाईकोर्ट में किसके खिलाफ डाला? जो बीज यूपीए ने बोया था उसके खिलाफ डाला, या पीआईएल करने वाला ही सीसेट लेके आया था? आप ये समझाइए मुझे। विशेषज्ञों को तो ये डर लग रहा है कि आप यूपीएससी जैसी स्वायत्त संस्था को कमजोर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो ये डर लग रहा है कि आप पहले क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करिए कि हमारी बात को यूपीएससी मान रही है तो वो अच्छा है, या ना माने तो वो अच्छा है। मुझे लगता है कंफ्यूजन कहीं ना कहीं इस सवाल को बनाने में ही जा रहा है। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए थे और सीसेट को स्क्रैप कर देना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार को और सख्त कदम उठाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और यूपीएससी को निर्देश देने का काम सरकार नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन करना पड़ेगा अगर सरकार निर्देश देना चाहेगी तो। अमृता जी, यूपीएससी, ये विषय हमें पता है, इसलिए हमने यूपीएससी को अपना ओपिनियन रखा। यहां मैं यह भी बता दूं कि 24 अगस्त को जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं उसको स्थगित करने के विषय में भी सरकार ने मन बनाया था। सरकार के डीओपीटी ने एक चिट्ठी लिखी थी यूपीएससी को, यूपीएससी ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूपीएससी ने यह लिखा कि क्यों नहीं ये स्थगित हो सकता है। क्या सरकार ने कोई बाध्यता बनाई? बिल्कुल नहीं, सरकार ने कोई बाध्यता नहीं बनाई। सरकार ने सभी पक्षों को सुना, उसके पश्चात उन्होंने सदन के पटल में जो हमारे डेमोक्रेसी का रूल है, क्वेश्चन के आंसर में अपने ओपिनियन को रखा है। ये ओपिनियन सरकार के ओपिनियन के रूप में यूपीएससी को जाएगी। और जब ये ओपिनियन गठित हुआ तो मैं बता दूं 2 यूपीएससी के सदस्य भी मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से ये एक सबके रजामंदी से बनाई हुई संवैधानिक सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप हमारी बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या संवैधानिक संस्था होने के नाते, जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और जिस तरह से यूपीएससी ने फैसला लिया उस पर आज भी कायम है, अगर सरकार के इस जवाब को भी, पार्लियामेंट के जवाब को भी देखें तो उससे यही लगता है कि यूपीएससी ने जो सीसेट का स्टैंड लिया उस पर आज भी कायम है, तो सरकार की इस पूरी कवायद का कुछ अर्थ निकल रहा है। मैं 2-3 बातें कहूंगा। संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतुष्ट हूँ, विरोध करूंगा हर बात का पॉइंट्स में। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि लार्जर सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, ये एकदम गलत बात है। लार्जर सेक्शन को दिक्कत 8 क्वेश्चन से नहीं थी। 8 क्वेश्चन केवल 20 नंबर के, 35 क्वेश्चन जो लगभग 80 नंबर के, उनमें ट्रांसलेशन की दिक्कत है। ट्रांसलेशन की दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज के एग्जाम्पल लीजिए। विजय सिंह साहब जो यूपीएससी के मेंबर थे, सीसेट को लाने में उनकी भूमिका थी, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अखबार में। मैं आपको 2 हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, Mr. Vijay Singh said the government succumbed to the goons lobby
while saying that marks of the English comprehension paper in the preliminary exam should be excluded for merit or gradation. इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, उन्होंने कहा कि गुंडा लॉबी के सामने सरकार झुक गई, जबकि साथ में ये भी कहा कि इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ने चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हिंदी के अखबार में, उसी अखबार में क्या, उसको सुन लीजिए। लिखा है, अंग्रेजी के मार्क्स को हटाकर गुंडों की लॉबी के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ये दिक्कत है। आज के ही अखबार में यूपीएससी के ही मेंबर की स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है, एक ही अखबार में अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 80 नंबर के, उनके आंसर गलत हो जाते हैं, आंसर गलत होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फिर आप कहते हैं हमने ग्रॉस इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट में ऐसा कर दिया। पहली बात, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस बेसिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं नजर डालना चाहती हूँ दिव्य। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ऐसे सवाल होते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ये पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, मेरे पास भी है। ये जो 20 नंबर हटाए गए हैं, जो या जो जिसको मेरिट में ना जोड़ने की बात कही गई है, अंग्रेजी का जो कंपलसरी पेपर था, उसका एक सवाल है। ये सवाल को अगर मैं पढ़ दूं तो अंदाजा लग जाएगा लोगों को कि दरअसल किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों नहीं आपके छात्र। उससे पहले एक बात को समझ लीजिए, इसके स्टैंडर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये 10वीं क्लास के सवाल हैं, आसान सवाल है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये 10वीं से भी कम, चलिए मान लिया। हाँ। मेन एग्जाम में 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर हमेशा से होता है, क्वालिफाइंग है। हाँ। जब वो होता ही है तो उसमें दिक्कत क्या थी, इसी की जरूरत थी। अगर इसकी जरूरत थी तो साथ में 8 क्वेश्चन भारतीय भाषाओं के भी क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? हम तो पहले भी नहीं होते थे, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था। 3 साल पहले आया है, तब पेपर था ही नहीं है वाला। ये तो पेपर अभी आया है 2011 में। आपने 2011 में पहली बार कहा कि एक लैंग्वेज से सवाल पूछेंगे, बाकियों के नहीं पूछेंगे। भेदभाव की समस्या, इंग्लिश से कौन परेशान है? मान लीजिए कि एक गांव का बच्चा 8 में से एक सवाल गलत कर दे, एक तो गलत कर सकता है, एक सवाल गलत होने के 2.5 नंबर कट गए और नेगेटिव मार्किंग 0.83 और कट गए, 3.33 कट गए। एक नंबर पे 1000 लोग बाहर हो जाते हैं। 3 नंबर गलत होने पे, एक सवाल एक नंबर पे, हाँ। और एक सवाल गलत होने पे 3.33 का नुकसान होता है उसको। ये कोई नहीं कह रहा कि मुश्किल पैसेज है, लेकिन जो पैसेज आपके लिए आसान है वो गांव के बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। आसानी का फैसला कौन करेगा? नहीं, लेकिन बात यह है दिव्य कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, देश की सर्वोत्तम नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए क्या स्टैंडर्ड चाहते हैं? कोई मना नहीं कर रहा। आप इंग्लिश मेंस में क्वालिफाइंग पेपर लेते हैं, लीजिए। हाँ। लेते ही हैं, हिंदी का भी होता है, रीजनल लैंग्वेज का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, इसमें दिक्कत क्या है? उसको टफ कर दीजिए। आप पहले राउंड में ही सीसेट को इंट्रोड्यूस, एक मिनट, प्रीलिम्स के राउंड में ही आपने 70% पॉपुलेशन को बाहर कर दिया। यूपीएससी के मेंबर KS चेलम, आज के अखबार में उनका लेख है हिंदू में, वो लिख रहे हैं कि सीसेट गलत है क्योंकि 70% लोगों को, गांव के लोगों को बाहर कर देता है। KS चेलम का आर्टिकल है हिंदू में आज, उसको पढ़िए, इससे भी संतोष न मिले। नहीं, सवाल ये है कि आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िए जिस व्यवस्था ने हिंदी मीडियम की पढ़ाई को इतना कमजोर कर दिया कि एक वक्त में हिंदी मीडियम से पढ़ के टॉप करने वाले IAS ऑफिसर आज की स्थिति में वो कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि आज हिंदी मीडियम का बच्चा इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही वो नहीं है। तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड खराब करने की लेकिन बावजूद इसके आप लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, मुझे ये बताइए। क्योंकि आज जिस तरह से हजारों लाखों बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये। आप या तमाम आप जैसे यूपीएससी को समर्थन देने वाले लोग फिर भी ये मान रहे हैं कि ये सीसेट का पैटर्न बिल्कुल ठीक है और हमारे देश के सिविल सेवा में आने वाले लोगों को इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। मैं हिंदी भाषी रहा हूँ हमेशा से, और हिंदी में ही मैंने हाई स्कूल इंटर वगैरह किया था। मेरी सारी संवेदनाएं और सिंपैथी हिंदी वालों के साथ हैं, लेकिन नीति बनाते समय दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो इसलिए जब नीति बनाते थे, पहला सवाल ये था हमारे सामने कि ये जो सर्विसेज हैं, चाहे IAS हो, रेवेन्यू सर्विस है, रेलवेज है, ऑडिट अकाउंट्स है, फॉरेन सर्विस है, इन सब की कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी कॉमन रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही इम्तहान हो सकता है। तो जब तक उस कमेटी ने ये तय किया कि रिक्वायरमेंट ये है कि भाई एक तो उसका लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आना चाहिए, साथ ही साथ उसको नंबर्स के साथ फ्लेयर होना चाहिए क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स में, रेलवे अकाउंट्स में, IAS में, आपको यही पता नहीं है भाई कि इन्फ्लेशन में और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या अंतर है। आप ग्राफ से डील करेंगे, आप नंबर से डील करेंगे
इसलिए ये तय किया गया कि भाई इसमें कंपल्सरीली होना चाहिए कि हम 25-20 सवाल ऐसे पूछें जिससे पता चले कि आप लॉजिक समझते हैं कि नहीं, आप नंबर्स समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये भी साथ साथ देखें कि इसमें जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उनकी वेटेज बहुत कम हो गई है। पहले हमारे ज़माने में ऑप्शनल पेपर्स की वेटेज 70% होती थी, तो हम बहुत अच्छे थे मैथमेटिक्स में, क्योंकि आपके चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाता था और आप ऑप्शनल पेपर लेके पाली से भी, संस्कृत से भी, हिंदी से भी या किसी भी सब्जेक्ट से हाईएस्ट नंबर हासिल कर सकते थे। हो ये रहा था 2008 तक कि लोगों को लगा कि भाई पाली ले लो, पाली में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पाली पढ़ ली। किसी ने अरेबिक ले ली, किसी ने सोचा कि भाई इंटरनेशनल लॉ पढ़ लो, 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हम रट लेंगे और पास हो जाएंगे। इसलिए तय किया गया कि जो जनरल कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल स्टडीज़ हैं, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, इसकी नॉलेज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का नहीं, लेकिन ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए, लेकिन क्या आप मैनेजर पैदा करना चाह रहे थे या प्रशासनिक अधिकारी पैदा करना चाह रहे थे? आप लोग क्या चाहते थे? प्रशासनिक अधिकारी की जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब में करता है, वो उसको देखते हुए ही हमने इम्तिहान का पैटर्न बनाया। साथ ही साथ उससे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये मत भूलिए कि आईएएस में भी 49% रिजर्वेशन है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम जब जाते हैं पढ़ाने मसूरी, हम देखते ही हैं कि जो एससीज, एसटीज, ओबीसीज आ रहे हैं, वो भी सब ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो इससे बहुत ही एक समाज में एक बहुत ही इनइक्वालिटी बढ़ती चली आ रही है। एक सवाल जो इन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जवाब दिया, वो बताइए कि जो रिजर्वेशन के थ्रू भी बच्चे आ रहे हैं, वो भी अंग्रेजी ही मीडियम के ज्यादातर आ रहे हैं, उसमें भी इंग्लिश मीडियम के लोग जो फर्स्ट जनरेशन के हैं वो इंग्लिश मीडियम से नहीं है। सतीश चंद्रा कमेटी ने इसके बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। सेकंड थर्ड जनरेशन वाले इंग्लिश मीडियम से आते हैं, गांव के बच्चे नहीं आते हैं। जो एक रिजर्वेशन से आईएएस बन जाएगा वो गांव में क्यों रहेगा? उसके बच्चे अच्छे स्कूल से क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो बेसिक सी बात है। सर ने कहा कि पाली और लिटरेचर लेते थे। पहली बात तो ये मेंस की बात है, प्रीलिम्स की बात ही नहीं है। अभी झगड़ा प्रीलिम्स का चल रहा है। दूसरी बात, लॉजिक होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? एक मैनेजर को और एक आईएएस को अगर लॉजिक नंबर्स ही चाहिए तो उन दोनों में अंतर क्या है? ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है? के.एस. चेलम साहब ने हिंदू में लिखा, एम्पैथी की ज़रूरत है, सोशल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, सोशल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप उसके क्वेश्चन 80 में से 6 पूछते हैं, रीजनिंग ज़्यादा पूछते हैं, मैथ ज़्यादा पूछते हैं, इंग्लिश ज़्यादा पूछते हैं। अगर इंग्लिश इतना ही जरूरी है, 20 सवाल पूछ रहे हैं ना, 10-20 सवाल ही तो 20 नंबर के तो सवाल पूछ रहे हैं इंग्लिश के। उसको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इंग्लिश चाहिए, क्या उसको भारतीय भाषा नहीं चाहिए? आईएएस बनने के बाद जिंदगी भर जिस स्टेट में रहता है, उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य का आदमी आएगा, जिंदगी भर हिंदी में काम करना पड़ेगा उसको। बंगाल में जाएगा, बांग्ला में करना पड़ेगा। पूरी लाइफ में एक दिन भी इंग्लिश यूज नहीं करेगा अगर डेप्यूटेशन पे नहीं जाता है तो। आप वो लैंग्वेज नहीं पूछ रहे। आईएएस ऑफिसर बनके केवल बंगाल में ही क्यों रहेगा? उसे तो पूरे देश में जाना पड़ सकता है। 33 साल की नौकरी में 33 साल की नौकरी में अगर डेप्यूटेशन पे नहीं जाता है तो 33 के 33 साल बंगाल में गुजारेगा। बहुत हुआ डेप्यूटेशन, 3 साल 5 साल, और कितना चला जाएगा? और हम कब कह रहे हैं कि आप उसको मत भेजिए? आप उसको भेजिए, वहाँ टेस्ट कीजिए, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको भेजिए। और जो आदमी आईएएस बनने के बाद 1 साल होते होते बांग्ला सीख सकता है, तमिल सीख सकता है, एक वही बच्चा जो इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम पास करके आया है मेंस में, तो अब आप क्या ये वो अंग्रेजी में अभ्यस्त नहीं हो सकता? ये मुद्दा तो बार बार होता रहा। अब ये बताइए कि जो सरकार ने समाधान निकालने की कोशिश की है, उस समाधान से न छात्र संतुष्ट है, न विपक्षी दल संतुष्ट है, न कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी संतुष्ट है। अब ये मुझे बताइए, अब ये मुद्दा जो है यहाँ से बढ़कर भारतीय भाषाओं की लड़ाई के रूप में तब्दील होता जा रहा है, उसके बारे में केवल 2 बातें हैं। पहली बात, सरकार से 9-10 मांगे की गई थी, उनमें से 1 मांग मानी है, बाकी कोई नहीं मानी है। मेन एग्जाम में 3-4 प्रॉब्लम्स थी, उस पर बात ही नहीं की है। जैसे मॉडल आंसर्स केवल इंग्लिश में है, इस पर बात ही नहीं की है। सरकार ने क्यों नहीं बात की, उसकी वजह मैं बताती हूँ। दिव्य कीर्ति जी, जब सरकार के पास ये सवाल आया, ये उन्होंने कहा कि वर्मा कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और उस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे हम जवाब देंगे। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट, वर्मा कमेटी को रिपोर्ट बनानी थी उस हाई कोर्ट के निर्देश पर, जिसमें अंग्रेजी भाषा के सवाल पूछे जाने को लेकर। मेरे पास पूरा जजमेंट है हाई कोर्ट का यहीं पर जी। वो कमेटी दिनात बत्रा केस में केवल इन 8 क्वेश्चंस की बात थी जी। हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ ये था, जजमेंट को पढ़िए। पैरा 29 में हाई कोर्ट साफ कह रहा है कि यूपीएससी ने गलत किया है। पैरा 30 में कह रहा है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। 31 में कह रहा है कि हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि कमेटी बनाइए उन 8 सवालों के बारे में।
वो कमेटी केवल तो जो सरकार ने हल निकाला है वो उन्हीं 8 सरकार ने सवालों के केवल हिसाब 8 से सवालों निकाला पर हल है। निकाला, वो उस केस की बात है। सरकार से जो डिमांड की गई है वो केवल 8 सवाल की नहीं थी। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक तरह से जो उनकी समस्या है उनको नहीं देख रही है, अभी सुनी नहीं रही है, नहीं सुन रही। इंटरव्यू की बात नहीं सुन रही, मेंस की बात नहीं सुन रही, प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन करने की बात नहीं सुन रही। मैं इसका जवाब एक बार जरा संबित से ले लेती हूँ। संबित, दिव्य कीर्ति का ये आरोप है कि सरकार उन मुद्दों को नहीं देख रही है और उन सवालों को नहीं सुन रही है जिन सवालों को लेकर आंदोलन चल रहा है। सरकार ने जो जवाब दिया है, दरअसल वो दीनानाथ बत्रा के पीआईएल के बारे में जो कमेटी बनाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ उन सवालों को लेकर जवाब दिया है, उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है जो छात्र पूछ रहे हैं इस समय। देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समझना आवश्यक है। सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, सरकार ने जो निर्णय लिया है, मैं उसे एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखता हूं। जिस प्रकार से कुछ दिनों से ये पूरा विषय एक लैंग्वेज का विषय बनता जा रहा था, सरकार को यह भी डर था कि 1960 के दशक में जिस प्रकार से एक लैंग्वेज वॉर पूरे हिंदुस्तान में हो गया था, कहीं उस प्रकार का एक स्नोबॉल न हो जाए, इसलिए अंततः सरकार को जल्दी से जल्दी एक निर्णय लेना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अगर सपोज अब मान लेते हैं कि सीसैट को हमने स्क्रैप कर दिया होता तो क्या लिटिगेशंस नहीं होते? इतने लिटिगेशंस हो जाते कि 24 अगस्त को जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं शायद वो स्टे हो जाते। तो सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत आवश्यक था। मैं आपको बताता हूं अमृता जी, अगर आप गेस्ट यहां चेंज कर दिए, स्टूडियो यही रहे, यहां आप अंग्रेजी के गेस्ट ले आए, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल धारा ऐसा लग जाएगा कि व्यूअर को लगेगा मानो जो हम अभी डिस्कशन कर रही है बेमानी है। तो स्वाभाविक रूप से जब कंफ्यूजन कंपाउंडेड होता है तो मध्यम मार्ग में चलना सरकार की विवशता होती है और यही होना भी चाहिए। तो सरकार ने मध्यम मार्ग को चुना है। एक तो लैंग्वेज जो वॉर हो सकता था पूरे हिंदुस्तान में, उसको रोका। दूसरा, एक भ्रम यह भी आ रहा था कहीं इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है हिंदी से, इस विषय को ध्यान दिया। और थर्ड जो महत्वपूर्ण विषय था, क्या इंग्लिश महत्वपूर्ण है या नहीं, इसलिए आप देखिए दोनों हिंदी, इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, वो अभी भी हैं, आप उसको देख के आइए। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 साल की एज में आज लड़का तय करता है कि मुझे आईएएस में बैठना है और 7-8 साल मिलते हैं। अगर हम बार बार चेंज करते रहेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हम हमको ये ना लगे कि जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे मैच नहीं करती है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर हमने कमेटी ने तय किया कि जिस 12-13 जो सर्विसेज, मेन सर्विसेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखते हुए ये सवाल पूछे जाना चाहिए। लेकिन ये आप अपने बगल में बैठे दिव्य कीर्ति को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो हम कैसे दूसरों को और छात्रों को ये संतुष्ट करेंगे कि आप अन्याय हो रहा है। मैं जानता हूँ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय किस लेवल पे हो रहा है? हम जो मानते हैं, देखिए अन्याय का चेंज करने का तरीका ये है कि एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तब तक ये लोग अन्याय झेलते रहे, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये गिनी पिग है, ये गिनी पिग है। गरीब लोगों का एक्सपेरिमेंट करेंगे, गरीब लोगों के साथ ऐसा हमें हर जगह इतना अन्याय होता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होना ठीक है, आप कह रहे हैं साफ साफ। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि एक बार कमेटी ने ये आप तय ये कर बताइए दिया कि फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है आईएएस के लिए, पहले क्यों नहीं करवाते प्रीलिम्स से पहले, उसको एंड में क्यों करवाते हैं? क्या इंग्लिश का टेस्ट एंड में नहीं हो सकता? प्रीलिम्स में करते 70% मेंस में नहीं दे सकते, आप उसको एंड में कर लीजिए, हटा दीजिए वहां पर उनको। लॉजिक रीजनिंग से किसने मना किया? संबित जी कह रहे हैं कि मैंने बैलेंसिंग एक्ट किया है और यूपीएससी ऑटोनोमस आप बता रही हैं, ये संविधान में लेके आया हूं। आर्टिकल 309, 3012, 320, 323 पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार तय करेगी सिलेबस क्या होगा और एग्जाम किस फॉर्मेट पे होगा, साफ लिखा हुआ सब। वो जो इनइक्वालिटी, मैं एक बात आखिरी बात कहना चाहूंगा, इनइक्वालिटी जो है और जो अन्याय है उसे समाप्त करना है। और अगर हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आ रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के और एलिट क्लास से हैं, तो आप कर दीजिए कि हिंदी मीडियम वालों को, रीजनल मीडियम वालों के लिए ही 50% रिजर्वेशन होगा। आप कर दीजिए हिंदी मीडियम वाले, आप ये कह रहे हैं हिंदी, कि तमिल, तेलुगु वालों को बोलिए खेती करें, आईएएस के बारे में ना सोचें, उनके बस की बात नहीं है, अंग्रेजों का शासन है, यहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सीधा बोल दीजिए। मैं आपके ये जो संविधान के सवाल पे आऊंगी, उससे पहले मृदुला मुखर्जी हमारे बहुत